कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मंक को जो एक इविल ड्रैगन से अकेले लड़ रहा होता है और उस पर नाराज हो रहा होता है। वह लगातार उस ड्रैगन से लड़ाई कर रहा होता है और उसे हराने की कोशिश कर रहा होता है। वह ड्रैगन भी लगातार उसके ऊपर आग से हमला कर रहा होता है और वह ड्रैगन देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। हम देखते हैं कि वह मंक लगातार अपनी यूनिक स्किल्स के साथ उसे लड़ रहा होता है और हम देखते हैं कि वह ड्रैगन को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। उनके आसपास उनके बाकी के साथी मरे पड़े होते हैं और अब उन्हें किसी की मदद की जरूरत होती है। तभी हम देखते हैं कि मंक अपने डिसाइपल को आवाज लगाते हैं और वह डिसाइपल कोई और नहीं, एक छोटी सी लड़की होती है। मंक उसे कहते हैं, मेरी डिसाइपल, यहाँ आकर अपने मास्टर की मदद करो क्योंकि यह ड्रैगन मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। इसकी पावर्स मेरी स्किल्स के रीच के आगे बहुत ज्यादा हैं। तभी हम देखते हैं कि उस छोटी सी लड़की की वहां पर एंट्री होती है और वह अपनी एक ही स्किल के साथ उस ड्रैगन को वहीं एक कैट में बदल देती है। ये देखकर आसपास के लोग बहुत ज्यादा शॉक रहते हैं कि आखिर ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है और इसने कैसे ये चीज की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन अब कैट बन चुका है वह हमारी लिटिल गर्ल के आगे पीछे दौड़ रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके मास्टर उसे वार्निंग देते हैं कि तुम्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इतनी ज्यादा पावर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए और तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए तुम्हें ट्रिक्स सीखनी होंगी। और तब हम देखते हैं कि हमारी लिटिल गर्ल अपनी क्यूटनेस के साथ बोलती है, हाँ मास्टर, लेकिन उससे फिर कोई गड़बड़ हो जाती है। और यह देखकर वहां के लोग शॉक होते हैं और सोचते हैं कि आखिर यह लड़की चीज क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह लिटिल गर्ल मास्टर के पीछे पीछे अंदर जाती है। मास्टर अंदर बैठकर चाय पी रहे होते हैं और वह उस लिटिल गर्ल को भी ऑफर करते हैं। उसके बाद वह लिटिल गर्ल उनसे क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन करती है, मास्टर मुझे बताओ मैं अपनी इतनी अनलिमिटेड पावर को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं अपना हाथ ऊपर करती हूँ मुझसे कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो प्लीज मुझे समझाइए कि मैं कैसे अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। जिस पर उसके मास्टर उसे एक सोल्यूशन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें माउंटेन्स के बीच जाकर अकेले मेडिटेशन करना होगा और अकेले स्ट्रगल करना होगा, कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि तुम अपने पावर्स का सही से उपयोग करना सीख सको, साथ ही उन पर कंट्रोल करना भी सीख सको। जिस पर हम देखते हैं कि हमारी लिटिल गर्ल एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि कितनी अच्छी बात है, अब मैं बाहर अकेले रहूंगी जाकर। और इसी के साथ वह सारी वेल्थ को एक बक्से में कलेक्ट कर लेती है। जिस पर उसका मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम ये वेल्थ यहाँ से नहीं ले जा सकती हो, तुम्हें वहां जाकर खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। जिस पर हम देखते हैं कि हमारी लिटिल गर्ल सैड हो जाती है और बोलती है कि मेरे पास वेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है और मैं बाहर जाकर कैसे सरवाइव करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और वह हमारी लिटिल गर्ल को एक फाइल देते हैं और बोलते हैं कि देखो, जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी उसके बाद उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह तुम्हारे अंकल ने ले ली। तुम अपने अंकल के पास जाओ और उनसे अपना हक मांगो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लिटिल गर्ल ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ रखी है जिस पर उसका ही हक होगा, और वह वहां से ट्रैवल करके चली आती है। पर अब पहुंचती है 21st सेंचुरी में जहां पर सब कुछ मॉडर्न हो रखा होता है, लेकिन हमारी लिटिल गर्ल बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती है, भले ही वह एक पुराने समय से ट्रैवल करके आई हो। और हम देखते हैं कि वह वहां के लोगों के पास जाकर उनसे अपने स्किल्स के बारे में बात कर रही होती है। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? उसके बदले में मैं आपको फ्यूचर बता पाऊंगी। लेकिन वहां के लोग उससे उल्टा बोल रहे होते हैं, क्या तुम मुझे रिच बना सकती हो? जिस पर हमारी लिटिल गर्ल के पास कुछ जवाब नहीं होता है और उसको वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। और इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रिच फैमिली जो अपनी ग्रैंड मदर के लिए क्योर ढूंढने आए होते हैं, उनमें से एक डैड होते हैं और बाकी के दो उनके बेटे होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनके बेटे अपने डैड को समझा रहे होते हैं कि डैड, आप यकीन करो, ये 21st सेंचुरी है, आज के जमाने में कोई मंक या पावर जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आप चाहते हो कि ग्रैंड मदर बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो आप उनका इलाज इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से कराएं, न कि किसी मंक से। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने किसी मंक को इन सब चीजों में इन्वॉल्व किया तो वह हमसे ज्यादा पैसे लेने का ट्राई करेगा और हमारी ग्रैंड मदर भी ठीक नहीं होंगी। तब हम देखते हैं कि हमारी लिटिल गर्ल उनके सामने से गुजर रही होती है। उसके कपड़े देखकर वह आदमी उसे रोकता है और उसे बोलता है, क्या आपको पता है कि यहाँ पर शार्लिन मंक का घर कहाँ है? जिस पर हमारी लिटिल गर्ल क्वेश्चन करती है कि आपको उनसे क्या चाहिए? जिस पर वह बोलते हैं कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखा है और हम उनके लिए क्योर ढूंढने आए हैं क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने भी उनको फिक्स नहीं कर पाया है। जिस पर हमारी लिटिल गर्ल कहती है कि बस इतनी सी बात, और उसके बाद वह अपना हाथ आगे कर देती है और उसमें एक मैजिक स्पेल की बुक आ जाती है, जिसको देखकर वह लोग एकदम शॉक होते हैं कि आखिर इस छोटी सी लड़की ने एकदम से जादू कैसे कर दिया। और उन लोगों से बोलते हैं कि देखो, आप इस बुक में जितने भी मैजिक स्पेल्स हैं
उनको कई बार रिपीट करना। उसके बाद आपकी जो मदर है वह एकदम से फिक्स हो जाएंगी और आप देखोगे कि वह बहुत ज्यादा हेल्थी भी हो चुकी होंगी। और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी बहुत ज्यादा शॉक होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि अभी उसके सामने एक लड़की ने जादू करके दिखाया। उसके बेटे बोल रहे होते हैं कि डैड, इस बुक में तो कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कि वह लड़की हमारे साथ स्कैम करके गई है। जिस पर वह आदमी अपने बेटों को डांटता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है कि दुनिया में जादू जैसी चीज कभी गायब नहीं हो सकती, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो इस पर यकीन करना सीखो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह उस बुक को लेकर अपनी मदर के पास हॉस्पिटल गया होता है, जहां पर कुछ रिश्तेदार सुनने के लिए खड़े होते हैं और वह उनसे बोल रहे होते हैं कि तो मैं बस पैसों का इतना लालच हो गया हूं कि तुम अपनी माँ का इलाज एक बड़े डॉक्टर से करवाने की जगह एक मंक से करवाना चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वह लोगों को वही बुक दिखाता है और बोलता है कि इस बुक में वह मैजिक स्पेल है जिससे मेरी मॉम फिक्स हो सकती है, तो तुम लोग अपना मुंह बंद करो और मैं इसका उपयोग करके अपनी माँ को ठीक कर लूंगा। और यहाँ के बाद सीन चेंज होता है। हमें हमारी लिटिल गर्ल को दिखाया जाता है जो अपने ड्रैगन के साथ आसमान में उड़ रही होती है और अपने अंकल का घर ढूंढ रही होती है। तब हम देखते हैं उसको उसके अंकल का घर दिख जाता है और वह ड्रैगन के साथ नीचे आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसे एक लड़का देख लेता है और वह लड़का कॉल पर होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वह आसमान में किसी लड़की को उड़ता हुआ देख रहा है। और उसे लग रहा होता है कि यह सब उसकी आंखों का भ्रम है, क्योंकि आज के जमाने में जादू जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसके बाद में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। इधर वह लोग उस आदमी को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं और वह उसकी प्रॉपर्टी लूटने की फिराक में होते हैं। और उस आदमी का बेटा भी उसे समझा रहा होता है कि डैड प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि ये लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही हैं। हमें मदर को किसी मैजिकल बुक के हाथ सौंपने से भला एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वह आदमी उन्हें जवाब देता है कि मेरी बात का यकीन करो, और ऐसा बोलकर वह अपनी मदर की पेट पर उस बुक को रख देता है। और तभी वहां पर एक मैजिकल लाइट निकलती है जो उसकी मदर के सारे पेन्स को हील करने लगती है और इन्हें सबको यकीन नहीं हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह लाइट वहां बंद हो जाती है और इन्हें लोगों को लगता है कि यह बुक एक स्कैम थी और उसकी मदर अभी भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि वह अभी तक उठकर नहीं बैठी होती है। और वह रिश्तेदार उस आदमी पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम क्या तमाशा लेकर आए थे, देखो मेरी मदर को क्या हो गया है। उसके बाद वह बाहर से कुछ गार्ड्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी से हाथ से बाहर निकालो, अब फैमिली के बिजनेस को मैं संभाल लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर एकदम से उठ बैठती है और वह कुछ मंत्रों का जाप करने लगती है और उनके आसपास एक बहुत तेज लाइट चल रही होती है। वो लोग ये देखकर बहुत शॉक होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसकी मदर एक छोटी सी बच्ची में कन्वर्ट हो चुकी होती है और उन लोगों को लग रहा होता है कि इस बुक में बस काला जादू था जिसकी वजह से मॉम का यह हाल हो गया। और हम देखते हैं कि वह जो रिश्तेदार होता है वह बहुत ज्यादा मुंह चला रहा होता है। तभी वह छोटी सी बच्ची उसे स्लैप मारती है और बाकी के गार्ड से कहकर उन्हें बाहर फेंकवा देती है। बाहर जाते हुए उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो जॉकी टैंक फैमिली का सेक्रेटरी होता है और वह उन्हें बताने आया होता है कि आखिर उसने बाहर क्या देखा है। हम देखते हैं कि वह लोग उस सेक्रेटरी के ऊपर नाराज हो रहे होते हैं। फिर वह सेक्रेटरी कमरे के अंदर जाता है। वहां बहुत छोटी सी बच्ची को देखकर एकदम शॉक होता है, लेकिन वह उसे बताते हैं कि डरो मत, यह हमारी ग्रैंडमदर है और यह अब इमॉर्टल बन चुकी है। उसके बाद वह बताता है कि आपके रिश्तेदार शान फैमिली के पास गए हैं और वे जरूर आपके खिलाफ वहां कुछ साजिश करेंगे, तो आपको भी चलना चाहिए। जिस पर ग्रैंडमदर बोलती है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं पर्सनली उन लोगों से मिलने जाऊंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी लिटिल गर्ल वहां पहुंच चुकी होती है और अब वह अपने अंकल और उसकी फैमिली से मिल रही होती है। उसके कपड़ों को देखकर उसके अंकल की बेटी उसे बहुत उल्टा सीधा बोल रही होती है और उसे बार बार भिखारी बुला रही होती है। जिस पर वह लड़की बोलती है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ, क्योंकि मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की मालिकिन हूँ। जिस पर उसे लड़की को यकीन नहीं होता है और बोलती है कि तुम्हारे पास प्रूफ कहाँ है। तो वह बोलती है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, और जब तक वह अपने बैग से प्रूफ निकालने जा रही होती है वह लड़की कुछ गार्ड्स को बुला लेती है हमारी लिटिल गर्ल को बाहर फेंकने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वह गार्ड्स जैसे ही लिटिल गर्ल को टच करने आते हैं वह अपने आप ही दूर गिरते हैं। यह देखकर वहां खड़े लोग सभी शॉक होते हैं और वह हमारी लिटिल गर्ल से दूर होने लगते हैं। उसके बाद लिटिल गर्ल उस अग्रीमेंट को निकालकर दिखाती है जिसके फादर ने उसके लिए साइन किया होता है। इसे देखकर लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि 21st सेंचुरी का टाइम चल रहा है और यह तो बाबा आदम के जमाने का अग्रीमेंट लेकर आई हो।
और वह लोग उसे उसका हिस्सा देने से मना कर देते हैं, जिसे देखकर लिटिल गर्ल समझ जाती है कि ये लोग उसका बस हिस्सा खाना चाहते हैं और ये लोग यहाँ पर बस बेईमानी कर रहे हैं। और फिर वहां पर उनके ग्रैंडफादर आते हैं और वह हमारी लिटिल गर्ल के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हमारी लिटिल गर्ल उन्हें समझाती है कि देखो, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, इसमें तुमने मेरे मास्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वह तुम्हारी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे और उसके बदले में तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर दोगे। और मेरे मास्टर इस चीज को कई सालों से निभा रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जिसके बाद वो ग्रैंडफादर उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम एक गांव की आई हुई लड़की हो, तुम वापस अपने खेतों में जाओ और वहां काम करो। यहाँ पर कुछ भी फालतू की बकवास मत करो, क्योंकि यह सब फालतू का बनाया हुआ नहीं है। इसमें मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है और आज उसका सेरेमोनी है और अब इन सब चीजों की असली ओनर बनने वाली है। तो तुम प्लीज यहाँ से जाओ और अपनी बकवास बंद करो। हम देखते हैं कि वह लड़की बोलती है कि आप ऐसे मत बोलो, मेरे पास प्रूफ है। और हमारी लिटिल गर्ल उसे वह प्रूफ देती है, लेकिन ग्रैंडफादर उस प्रूफ को देखते ही फाड़ देते हैं और बोलते हैं कि मैं ऐसे किसी भी पुराने कागज के ऊपर यकीन नहीं करता हूँ। जैसे ही वह उस पेपर को फाड़ते हैं, वहां पर भूकंप आता है और हमें एक ब्लैक डीमन दिखाया जाता है जो ग्रैंडफादर को घायल कर देता है। अब वह लोग देखकर शॉक होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि यह सब ब्लैक मैजिक है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी प्रॉपर ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। और वह लोग हमारी लिटिल गर्ल की इंसल्ट करना फिर से शुरू कर देते हैं। हमारी लिटिल गर्ल उन लोगों को बहुत समझाती है कि देखो, अभी भी मेरी बात मान जाओ, वरना तुम्हारी फैमिली को एक कर्स लग जाएगा और तुम सब मर जाओगे। लेकिन वे लोग नहीं मानते हैं और वे हमारी लिटिल गर्ल की इंसल्ट करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके पास न्यूज आती है कि उनके विला के ऊपर लाइटनिंग गिरी है, जिसकी वजह से उनकी पूरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है। इन्हें लोगों को लगता है कि यह सब लिटिल गर्ल का करामाती है और वह सारी प्लानिंग के साथ है, और वे लोग उसे ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन वहां खड़ी लड़की इन लोगों से बोलती है कि आप लोग परेशान मत हो, अभी भी हमारे पास चेन फैमिली है और वह हमारी मदद करेगी इन सारी सिचुएशन से दूर होने में। हमें पता है कि उनके पास कितना ज्यादा पैसा है, तो हमें बस उस चीज पर फोकस करना चाहिए और फिर हम उस विला जैसी कई सारी प्रॉपर्टीज को खरीद पाएंगे। जिस पर लिटिल गर्ल लोगों से बोलती है कि आपको क्या लग रहा है कि सारी चीजें आपके फेवर में होंगी? आपकी फैमिली के ऊपर कर्स लग चुका है और कोई भी चीज आपके फेवर में नहीं चलेगी, क्योंकि आपने मेरे मास्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है। तो अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और देख लेना, चेन फैमिली आते ही आपसे इस कॉन्टेक्ट को खत्म कर देगी। ये देखकर वे लोग शॉक हो जाते हैं और वे काफी ज्यादा टेंशन में भी आ जाते हैं। फिर वह लिटिल गर्ल अपने मैजिक से जान लेती है कि चेन फैमिली आ रही है, पर वह चेन फैमिली नहीं, उनके रिलेटिव्स होते हैं। अब जैसे ही वह चेन फैमिली के रिलेटिव्स वहां पहुंचते हैं, सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और सभी लोग बोलने लगते हैं कि शायद यह लड़की उनके साथ ट्रिक खेल रही है। फिर हम देखते हैं कि सब उनके पीछे दौड़ने लगते हैं और वह जो लड़की आज इन प्रॉपर्टीज की ओनर बनने वाली है, वह भी चेन फैमिली के रिलेटिव्स के आगे पीछे दौड़ने लगती है और उनसे बोलती है कि इस लड़की ने बोला है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने आए हो, लेकिन हमें पता है कि आप पैसा कुछ भी नहीं करोगे। जिस पर चेन फैमिली के रिलेटिव्स बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। और इसी के साथ वह उसे बोलते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि कॉन्ट्रैक्ट आगे भी चले तो तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जिसके बाद वह लड़की अपने फादर से एटीएम कार्ड लेकर उन्हें दे देती है और वे रिलेटिव्स उस कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वे लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वे लोग हमारी लिटिल गर्ल के पास जाते हैं और उसकी बेइज्जती करना शुरू करते हैं और कहते हैं, अपना गंदा सा मुंह उठाओ और चुपचाप अपने गांव वापस लौट जाओ। जिस पर वह लिटिल गर्ल उस आदमी का पूरा चेहरा पढ़ लेती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम कितने बड़े लालची हो और तुम फैमिली के असली मालिक भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें यहाँ आकर ड्रामा करना है। चुपचाप से चले जाओ, क्योंकि चेन फैमिली कुछ समय में आने वाली है। तुम दुम दबाकर भाग जाओ। लेकिन वह हमारी लिटिल गर्ल की इंसल्ट करना बंद नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो कैट होती है वह दोबारा से ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है और उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर यह क्या हुआ। और वह बोलने लगते हैं कि कुछ नहीं, बस इस लड़की को इल्यूजन करना आता है और यह सब उसी का कमाल है। आप डरो मत, इस लड़की के अंदर कोई जादू नहीं है। यह देखकर वह आदमी हमारी लिटिल गर्ल के आसपास कुछ गार्ड्स को भेज देता है उसे मारने के लिए, लेकिन हमारी लिटिल गर्ल अपने मैजिक से उन सबको वहीं ढेर कर देती है और उसके बदले में वह आदमी बहुत ज्यादा मार खाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और इस लड़की के अंदर पावर कैसे आई है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा होता है कि यह लड़की काला जादू इस्तेमाल कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर असली चेन फैमिली आ जाती है और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है जो अब उनकी मदर बन चुकी है।
बाकी सारे रिश्तेदार चैन फैमिली के पास भागते हुए जाते हैं और हमारी लिटिल गर्ल के बारे में कंप्लेंट करने लगते हैं कि इस लड़की ने सबको परेशान कर रखा है और यह दावा कर रही है कि यह इस प्रॉपर्टी की मालिकिन है। हम देखते हैं कि वह छोटी सी बच्ची उनके साथ 2 चादरें लगाती है और वे सब जाकर लिटिल गर्ल के आगे झुक जाते हैं और उसे यंग मास्टर बुलाने लगते हैं। और वह छोटी सी लड़की हमारी लिटिल गर्ल को थैंक यू बोलती है कि आपने मेरी जान बचाई और आपने मुझे दोबारा से यंग बना दिया। मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। साथ ही वह अपने बेटे को भी समझाती है कि यकीन करो, इस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं और हमें हमेशा इसकी मदद लेनी पड़ेगी, हमें हमेशा इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। लेकिन उनका लालची रिलेटिव ये सारी बातें नहीं समझ रहा होता है। उसके बाद वह लिटिल गर्ल चैन फैमिली के साथ चली जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे लोग जेलस होने की वजह से गुंडे को हायर करते हैं जो हमारी लिटिल गर्ल को हार्म करने के लिए तैयार होता है। लेकिन वह गुंडा उन लोगों से पैसे मांग लेता है और वे लोग उस गुंडे को सारी बातें बता देते हैं कि कैसे इस लड़की को इतना ज्यादा मैजिक आता है और कैसे उसने मैजिक की ट्रिक से फैमिली की मदर को बचा लिया। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहां शेन फैमिली हमारी लिटिल गर्ल से उनकी ग्रैंडमदर को साइज में थोड़ा बड़ा करने के लिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उनका ज्यादा छोटा होना उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। जिस पर हमारी लिटिल गर्ल बोलती है, बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वह अपने मैजिक का उपयोग करके उनकी ग्रैंड मदर को 18 साल का बना देती है और उसके बाद वह ग्रैंड मदर काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है हमारी लिटिल गर्ल से और वह लोग लिटिल गर्ल की शादी उनके बेटे लू के साथ करने की बात करते हैं। जिस पर हमारी लिटिल गर्ल पैसों के लालच में तैयार हो जाती है क्योंकि उसे एक लग्जूरियस लाइफ एक्सपीरियंस करना होता है। लेकिन लू बोलता है कि वह अभी तैयार नहीं है क्योंकि उसके मन में फीलिंग्स नहीं है। जिस पर हमारी लिटिल गर्ल बोलती है कि यह फीलिंग्स वगैरह क्या होती हैं, मुझे इन सब का आइडिया नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी शादी हो जाती है और अब उन्हें साथ रहना होता है और एक ही बेडरूम में सोना होता है जहां उन दोनों का काफी ज्यादा झगड़ा होता है। हमारी लिटिल गर्ल नीचे आ जाती है और लू और लिटिल गर्ल की अच्छी खासी बन रही होती है। एक दिन लू और वह लिटिल गर्ल साथ में बैठे होते हैं जिस पर वह लिटिल गर्ल बताती है कि उसने लू से शादी सिर्फ उसके पैसे के लिए की है और वह चाहती है कि लू अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसों को बाकी गरीब लोगों में दान कर दे। जिस पर लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह सब समझाता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो मैं हर चीज की नॉलेज रखता हूँ, लेकिन ऐसे पैसे दान करना बहुत गरीब बात है क्योंकि हम गरीब हो जाएंगे। हमने बहुत मेहनत की अपनी फैमिली को रिच बनाने के लिए और तुम अगर ऐसा थॉट रखती हो तो वह चीज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि लू के पास कॉल आता है कि उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है और वह उनके वर्कर्स को बहुत ज्यादा मार रहे हैं। यह सुनकर लोग वहां से भागने लगते हैं। लिटिल गर्ल उससे बोलती है कि वह सबको प्रोटेक्ट कर लेगी, इसलिए वह उन्हें भी साथ ले चले, लेकिन लू उसे साथ नहीं ले जाता। इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि वही गुंडा और वह लालची रिलेटिव और वह लड़की वहां होती है और वे लोग शिंग फैमिली के सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं और उन्होंने बाकी के वर्कर्स को भी बहुत ज्यादा पीटा होता है। जैसे ही वे लोग वहां पर देखते हैं, वे लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलते हैं जिसमें लू को सारी प्रॉपर्टी और पैसा उन लोगों के नाम करना होता है। एलू ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वह गुंडा उससे बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमको मारकर मैं सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। और हम देखते हैं कि तब तक हमारी लिटिल गर्ल बहुत जाती है और सबसे बोलती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो, अगर तुमने मेरे हस्बैंड को चोट भी पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ये सुनकर उस गुंडे को देखकर वह आदमी अपने बाकी के गुंडों को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। इजीली उन सारे गुंडों को ढेर कर देती है और हम देखते हैं कि लू लिटिल गर्ल के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होता है कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए और वह उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिटिल गर्ल उसे समझा रही होती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन लू के अंदर लिटिल गर्ल के लिए फीलिंग्स आ चुकी होती हैं और उसे उसकी बहुत ज्यादा चिंता होती है, इसीलिए वह उसे बार बार बचा रहा होता है। हमारी लिटिल गर्ल को यह सारी चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारी लिटिल गर्ल गुंडों को वहीं ढेर कर देती है और वह सबको वार्निंग देती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहना, वरना अगली बार मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुमने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन वह रिलेटिव नहीं मानता है। तभी हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल का ड्रैगन वहां आकर उस रिलेटिव को वहीं ढेर कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। उसके बाद वे लोग डर जाते हैं, जिस पर वह रिलेटिव को लेकर वहां से भाग जाती है और वह गुंडा भी उन लोगों को कॉम्पेंसेशन के तौर पर 20,000 देता है और उनसे बहुत ज्यादा माफी मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लिटिल गर्ल गुंडे से सारे गलत काम छोड़ने के लिए कहती है और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह वापस आकर उसे मजा चखाएगी।
इस पर गुंडा काफी ज्यादा डर जाता है और हमारी लिटिल गर्ल को प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा से किसी से मारपीट नहीं करेगा और ये सारे गलत काम छोड़ देगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमारी लिटिल गर्ल वहां से अपने हस्बैंड को लेकर चली जाती है। अब वे एक माइनिंग लोकेशन पर जाते हैं जो बिल्कुल सुनसान पड़ी होती है और उन्हें लग रहा होता है कि यह जगह बिल्कुल यूजलेस है, जिस पर हमारी लिटिल गर्ल बोलती है कि यह जगह यूजलेस नहीं है, यहाँ पर गोल्ड मिल सकता है। उसके बाद वह अपना पुराना मैप निकालती है जिसकी मदद से गोल्ड को ढूंढने लगती है। वह अपने मैजिक की मदद से गोल्ड को ढूंढ लेती है और वह लू को आकर समझाती है कि मेरा यकीन करो, इस जगह पर गोल्ड है और यह बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो मेरी बात मानो, इस जगह को खरीद लो। लेकिन हमारा लू यह बात नहीं मान रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि लिटिल गर्ल को बिजनेस की कुछ भी नॉलेज नहीं है और वह बस फालतू में पैसा वेस्ट कराने के चक्कर में है। साथ ही उसका सेक्रेटरी भी यही बोल रहा होता है, जिस पर लिटिल गर्ल उसे चैलेंज करती है कि अगर मैंने इस जगह पर गोल्ड निकाल लिया तो तुम्हें बेड के ऊपर सोना पड़ेगा मेरे साथ। ये सुनकर सेक्रेटरी अपने कान बंद कर लेता है और लू भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल अपने मैजिक की मदद से पूरे एरिया को क्लीन कर देती है और वहां पर एक गोल्ड का बड़ा सा माउंटेन निकालकर उनकी आंखों के सामने दिखा देती है। ये देखकर हवाइयां उड़ जाती हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि बर्बाद पड़ी जमीन पर इतना सारा सोना हो सकता है। अब लिटिल गर्ल के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व कर रहा होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी वाइफ के अंदर इतनी सारी मैजिकल पावर्स कैसे हैं, जिस पर वह बोलती है, मैंने तुमसे हर बार बताया है कि मैं अपने क्लैन की सबसे पावरफुल फाइटर हूँ और इसलिए मेरे अंदर मैजिकल पावर है। वह उनसे यह भी कहती है कि इस जगह पर गोल्ड नहीं डायमंड्स भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी कैट को दोबारा से ड्रैगन में कन्वर्ट कर देती है और वहां पर कई सारे डायमंड्स और ऑयल के फाउंटेन्स निकलने लगते हैं। यह देखकर सेक्रेटरी और लू के होश उड़ जाते हैं। सेक्रेटरी लिटिल गर्ल से बोलता है कि आज से आप मेरी गोल्ड मदर हुई। उसके बाद लिटिल गर्ल लू से बोलती है, तुम अपना प्रॉमिस याद रखना और अब तुम शर्त हार चुके हो, याद है ना तुम्हें क्या करना है। यह सुनकर लू हंसने लगता है। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वे लोग भागकर उन गुंडों के लीडर के पास जाते हैं और उन्हें सारा मैटर बताते हैं, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि लू भी उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे लिटिल गर्ल ने उन सबकी बैंड बाजा दी और कैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं हो पाया। वे लोग इस चीज से बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं, जिस पर वह लीडर बोलता है, तुम देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लू और लिटिल गर्ल एक कमरे में होते हैं और वे दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं। लू जानबूझकर लिटिल गर्ल को परेशान करने के लिए बेड पर लेटा होता है और वह यह जानता भी है कि वह शर्त हार चुका है। यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही होती है, जिस पर लिटिल गर्ल थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वह लू को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। वह लू को यह भी ऑफर करती है, अगर तुम चाहो तो मेरे साइड पर आकर सो सकते हो, जिस पर लू बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिर हम देखते हैं कि हमारी लिटिल गर्ल बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है अपने आउटफिट में। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लू की फैमिली ने उन सबको बुलाया होता है और उनकी यंग ग्रैंडमदर भी वहीं होती हैं। वह उन लोगों को बताती हैं कि हमारे पास एक इनविटेशन आया है जिसमें लू ने उन्हें अपनी किसी पार्टी के लिए स्पेशली इनवाइट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू लिटिल गर्ल को ले जाने से मना कर देता है और उसे डर होता है कि कहीं वे लोग उसकी वाइफ को नुकसान न पहुंचाएं, जिस पर हमारी लिटिल गर्ल उनसे बोलती है, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा पाए, इसीलिए तुम डरो मत। देखना मैं इस बार उन सबका क्या हाल करूंगी, वे दोबारा ऐसा करने के लायक भी नहीं रहेंगे और हमारी फैमिली की तरफ देखने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वहां पार्टी में सभी लोग होते हैं और वह लालची रिलेटिव भी होता है। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे लू और लिटिल गर्ल की। सभी लोग उन दोनों को देखकर एकदम शॉक में होते हैं क्योंकि हमारी लिटिल गर्ल बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। सभी को यकीन नहीं हो रहा होता कि यह वही लड़की है जो अभी गांव से आई थी और सभी उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि इस लड़की को ब्लैक मैजिक आता है और इस लड़की ने लू की फैमिली की बैंड बजा रखी है। लेकिन अब देखो, इसने चेन फैमिली से शादी कर ली है और अब बहुत ज्यादा पैसे वाली हो गई है और इसका ड्रेसिंग सेंस कैसे बदल गया है, देखो आज कितनी प्यारी लग रही है। वे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तभी लू और उस लालची रिलेटिव की नजर लिटिल गर्ल पर पड़ती है और वह लालची रिलेटिव लिटिल गर्ल को देखकर सभी रिलेटिव्स के सामने उसकी इंसल्ट करना शुरू करता है। वह बोलता है, आज मैं इस ढोंगी का पर्दाफाश करके रहूंगा और इसने आज तक मुझे जितना भी परेशान किया है मैं उन सब चीजों का बदला ले लूंगा। हम देखते हैं कि लू को यह सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह बोलता है, मेरी वाइफ से दूर रहो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर वह लालची रिलेटिव बोलता है,
तुम देखना, तुम्हारी वाइफ का आज पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफी दूर से एक एक्सपर्ट मंक को बुलाया है और हम देखते हैं कि वहां पर वह गुंडों का लीडर भी होता है। तभी वहां पर एंट्री होती है उस एक्सपर्ट मंक की। सबसे पहले वह अपनी तलवार को नीचे फेंकता है। सब देखने लगते हैं कि यह तलवार किसकी है, और तभी वह हवा में से नीचे उतरकर आता है और तलवार के ऊपर पैर रखता है। वह देखने में काफी ज्यादा ताकतवर और ईविल लग रहा होता है। वह नीचे आते ही बोलने लगता है, तुम खुद को गांव की लड़की बताती हो और तुम बोलती हो कि तुमने एक शेल्टर में जाकर यह सारे मैजिक सीखे हैं। और वह उसका टेस्ट लेना शुरू करता है। वह उसे हवा में एक ड्राइंग बनाने के लिए बोलता है, जिस पर हमारी लिटिल गर्ल मैजिक से एक ब्रश मंगाती है और हवा में एक ड्राइंग बना देती है, लेकिन वह ड्राइंग उन लोगों को नहीं दिखती। वे लोग बोलते हैं, देखो मैंने बोला था ये लड़की ढोंगी है, इसके अंदर कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। और ऐसा बोलकर वे लिटिल गर्ल का वही तमाशा बनाने लगते हैं। लिटिल गर्ल उन सबको भाव नहीं देती है और बोलती है, तुम सबको मैजिक के बारे में पता ही क्या है। और ऐसा बोलकर वह अपनी मैजिक पावर का उपयोग करने लगती है और वहां पर खड़े खड़े एक छोटा सा भूकंप ला देती है, जिसकी वजह से वहां पर वाइन के ग्लासेस टूट जाते हैं। अब यह देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वह उस मंक से बोलती है, देखो तुम तो अभी आए हो और जो तुमने ड्राइंग मुझे करने के लिए बोली है वह मैंने क्लास 3 में ही करना सीख लिया था। यह सुनकर उस मंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है, हमारे क्लैन का सीक्रेट ड्राइंग था और तुम इसका ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें इसके लिए पनिश भी करूंगा। तुम देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ और तुम्हें अब सबके सामने ढोंगी घोषित कर दूंगा। इसके बाद वह मंक हमारी लिटिल गर्ल से एक सवाल करता है, मुझे शाओलिन मंक की जीनियोलॉजी के बारे में बताओ। जिस पर लू हमारी लिटिल गर्ल की तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता है? जिस पर हमारी लिटिल गर्ल बोलती है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फालतू की बातें बना रहा है। इस पर लू बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ क्या करूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद लिटिल गर्ल कहती है, मुझसे बकवास मत करो, मुझे सब पता है तुम ढोंगी हो और इसलिए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। इसके बाद वह मंक अपने हाथ इधर उधर करता है और एक मैजिक स्पेल करने लगता है, जिसकी मदद से वह एक बुक को कास्ट करता है। यह देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर जादू से किताब यहाँ कैसे आई। फिर मंक बोलता है कि यह बुक ऐसी चीजों के बारे में है जिससे किसी की भी कितनी भी बड़ी डिजीज को क्योर किया जा सकता है। यह हर किसी के पास नहीं होती, यह सिर्फ स्पेशल कैटेगरी के लोगों के पास होती है। लिटिल गर्ल उसे देखती है, जिसे इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता होता था और उसने हमारी स्टोरी लाइन के स्टार्टिंग में उस बुक से लोगों की मदद की थी। अब लिटिल गर्ल उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती है। फिर मंक बोलता है कि इस किताब में उन सारी जीनियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है जो शाओलिन मंक ने खुद लिखी थी और इसमें सारे मैजिकल स्पेल्स हैं जिनसे दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी पावर्स को हराया जा सकता है। यह बोलकर वह मंक उस किताब को ओपन करता है और उसमें हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चे की हैंडराइटिंग होती है। वहां पर खड़े लोग जिन्हें मैजिक का कुछ भी नॉलेज नहीं होता, वे सारी बातों को रियल समझने लगते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि लिटिल गर्ल यहाँ पर ढोंग कर रही है और यह जो मंक है यही सच बोल रहा है। और वह कहता है कि इस किताब के पहले पन्ने पर हमारे मंक का सबसे बड़ा नाम होगा, जिन्होंने इन सारी चीजों को फाउंड किया था। हम देखते हैं कि उस किताब पर किसी और का नहीं, हमारी प्यारी लिटिल गर्ल का नाम होता है और वह सबको पढ़कर बताती है, देखो यह जो लिखा हुआ है यह मेरी हैंडराइटिंग है और इसको मैंने क्लास 8 में लिखा था। सभी उस किताब की तरफ देखने लगते हैं। सबको हैंडराइटिंग को देखकर समझ में आ रहा होता है कि यह किसी बच्चे की हैंडराइटिंग है। हम देखते हैं कि लू लिटिल गर्ल के हैंडराइटिंग का मजाक बनाता है, जिस पर लिटिल गर्ल उसे बोलती है, मेरा मजाक बनाना बंद करो, मुझे पता है जब मैं छोटी थी तो मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। साथ ही वह उसे पढ़कर भी सुनाती है, देखो ये मेरा नाम है, देखो ये लिखा है शंग और ये लिखा है टैंग। और सब ये सुनकर देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो ये चीजें सच भी लग रही होती हैं। लू को भी लग रहा होता है कि जो लिटिल गर्ल बोल रही है शायद वही सच्चाई है और वे सब तमाशा कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब तक वहां पर कोई कुछ बोल पाता तब तक वह लालची रिलेटिव शुरू हो जाती है और वह हमारी लिटिल गर्ल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। वह बोलती है, ये लड़की तो चोर भी है, ये किसी का भी काम अपने नाम कर रही है। इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किसी इंसान ने कितनी मेहनत के साथ इस किताब को लिखा होगा। साथ ही वह लालची बुजुर्ग भी उसका समर्थन कर रहा होता है और कहता है, लू बिल्कुल सही कह रही है, यह लिटिल गर्ल बिल्कुल पागल हो चुकी है। जिस पर लू उसे सवाल करता है, लिटिल गर्ल तुम मुझे बताओ, क्या तुमने यह किताब खुद लिखी थी? तो यह बुक इसके पास आई कैसे? फिर वह बोलती है, मुझे याद आया कि जब यह इंसान एक दिन हमारे क्लैन के नीचे बीमार पड़ा हुआ था और यह मेरे मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था अपने क्लैन में लेने के लिए, लेकिन हमारे मास्टर ने इसे अपने साथ नहीं लिया। तब मैंने जाकर इसकी मदद की और इसने मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं इसे अपना नाम एक पेपर पर लिख कर दूं, लेकिन उस मोमेंट पर मेरे पास कोई पेपर नहीं था।
उस समय मेरे पास भी एक बुक थी और मैंने उसी पर यह सब कुछ लिखकर दे दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह इंसान इन चीजों को मेरे ही खिलाफ एक दिन आकर इस्तेमाल करेगा और बोलेगा कि यह सब तो मैंने लिखा है और इसका मेरा एहसान भी याद नहीं रहेगा। यह सब देखकर सब लोग लिटिल गर्ल की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि लिटिल गर्ल सच बोल रही है और सभी यकीन करने लगते हैं। लेकिन तभी वह लीडर बोलता है, देखो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है तो हमारे मास्टर के साथ compete करके दिखाओ। जिसको सुनकर लू उसे बोलता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, यह सब तुम्हें पागल बना रहे हैं और यह चाहते हैं कि तुम ऐसा करो और इनके जाल में फंस जाओ। तो मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है और इन सबको तो मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन वह लीडर नहीं मानता है और वह हमारी लिटिल गर्ल को चैलेंज करने लगता है, जबकि लू उसे रोकता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह मंक के पास जाता है और उनसे बोलता है, मास्टर, आप अपनी इनक्रेडिबल पावर्स इन सबको दिखाइए ताकि इनको यकीन हो जाए कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वह मंक अपनी पावर्स का उपयोग करने लगता है और वहां पर एक ब्लैक मैजिक डीमन ड्रैगन को बुला देता है, जिसे देखकर सबको लग रहा होता है कि वास्तव में इस मंक के अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं। सभी लोग उस ब्लैक डीमन ड्रैगन से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वह मंक लिटिल गर्ल को मारने की धमकी देता है और बोलता है, अगर तुमने अभी मुझसे माफी नहीं मांगी तो मेरा यह ड्रैगन तुम्हें यहीं खत्म कर देगा। और हम देखते हैं कि इन सब चीजों में वह लीडर, वह लालची रिलेटिव और साथ ही लू भी फेवर कर रहे होते हैं। वे लिटिल गर्ल से बोल रहे होते हैं, जल्दी से मुझसे माफी मांग लो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी और तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस पर लू बहुत ज्यादा डर जाता है और वह लिटिल गर्ल से कहने लगता है, तुम इन लोगों से माफी मांग लो, ये लोग तुम्हें एक दूसरा मौका देंगे और मेरे पास अभी बहुत पैसा है, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी जान के साथ रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तुम ये चीज समझो, तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो सोसाइटी में हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ लू लिटिल गर्ल के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह मंक एक गलत मैजिक स्पेल का उपयोग कर देता है और लू को लगता है कि उसकी लिटिल गर्ल नहीं बचने वाली है, इसीलिए वह उसे हग कर लेता है, जिस पर लिटिल गर्ल उसे धक्का मारकर दूर करती है और बोलती है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती और इसके जैसा ढोंगी तो बिल्कुल भी नहीं, तो तुम यह मेरी बात गांठ बांध लो। हम देखते हैं कि गलत मैजिकल स्पेल का उपयोग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां खड़े लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वह मैजिक स्पेल उल्टी होने के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। यहाँ पर वह लीडर उसे रिक्वेस्ट करता है, कृपया यह बंद कर दो क्योंकि आपकी गलत स्पेल की वजह से हमें दिक्कत हो रही है। और हम देखते हैं कि उस मंक को आता ही नहीं था कि वह कैसे इस ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल में लाएगा और वह बार बार गलत स्पेल का उपयोग कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लिटिल गर्ल बोलती है, क्या रे भाई, रुको, मैं तो सिखाती हूँ कैसे क्या करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी एक ही उंगली में उस ब्लैक ड्रैगन को अपना पालतू जानवर बना लेती है। हम देखते हैं कि गलत मैजिकल स्पेल का उपयोग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां खड़े लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वह मैजिक स्पेल उल्टा उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। यहाँ पर वह लीडर उसे रिक्वेस्ट करता है, कृपया यह बंद कर दो क्योंकि आपकी गलत स्पेल की वजह से हमें दिक्कत हो रही है। और हम देखते हैं कि उस मंक को आता ही नहीं था कि वह कैसे इस ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल में लाएगा और वह बार बार गलत स्पेल का उपयोग कर रहा होता है। मैं लू भी परेशान होती है कि इतना भयानक ड्रैगन अचानक से इस लड़की का पालतू कैसे बन गया, इसमें कौन से मैजिकल स्पेल का उपयोग किया गया। जिस पर हमारी लिटिल गर्ल डिस्क्लोज करती है, मैंने किसी मैजिकल स्पेल का उपयोग किया ही नहीं और जो तुम्हारा मास्टर कर रहा था वह सरासर गलत था। उसने गलत तरीके से इस ड्रैगन को अपना पालतू बना रखा था, अब यह मेरा पालतू है। फिर वह कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दोबारा से दिखा देती हूँ। और वह ड्रैगन को दोबारा से ऑर्डर देती है और वह फिर से उड़कर उन लोगों को परेशान करने लगता है। फिर लिटिल गर्ल उस ड्रैगन को वापस अपने पास बुला लेती है और हम देखते हैं कि लू उस मोमेंट पर अपनी वाइफ पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और हम देखते हैं कि वह मंक फिर भी नहीं मानता और वह इलेक्ट्रिकल स्नेक्स को उनके ऊपर छोड़ देता है। लेकिन हमारी लिटिल गर्ल उन सबको भी काबू कर लेती है और उन सबको वहीं खत्म कर देती है। वह उल्टा उन सबको बहुत ज्यादा पीटती है और उन्हें स्नेक्स के बीच में बांध देती है। वह स्नेक्स होते हैं जो करंट छोड़ रहे होते हैं और उन सबके हालात टाइट हो चुकी होती हैं। वहां खड़े लोग देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस मंक का मास्टर आता है, जिसने उसे यह सारी चीजें सिखाई होती हैं और वह उन सबको फ्री कर देता है अपनी मैजिक पावर का उपयोग करके।
उसके बाद वह मंक अपने मास्टर को बताता है कि इस लड़की ने मेरी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है और इसने तब से हमें परेशान कर रखा है और यह बहुत कुछ झूठ बोल रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह मास्टर हमारी लिटिल गर्ल की तरफ बढ़ता है और उससे सवाल करता है, आखिर तुम हो कौन? जिस पर लिटिल गर्ल उसे बोलती है, तुम अपने दिमाग पर जोर डालो तो मैं खुद समझा दूंगी। हम देखते हैं कि यह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी और वह लिटिल गर्ल से कहता है, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझसे जान की भीख मांगकर यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जिसमें सिर्फ तुम्हें मौत नसीब होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लिटिल गर्ल बिल्कुल नहीं डरती और वह लू से बोलती है, क्या यह बुजुर्ग इंसान थोड़ा पागल है? क्या इसे अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता? यह सुनकर उस बुजुर्ग इंसान को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टिंग लगता है। उसके बाद वह अपनी मैजिकल पावर्स का उपयोग करने लगता है, लेकिन हमारी लिटिल गर्ल सारी पावर्स को डोज कर देती है। फिर उस बुजुर्ग इंसान के ईगो पर बात लग जाती है और वह अपनी फैमिली सोर्ड को निकालने लगता है। उसे लगता है कि इसके बाद तो लिटिल गर्ल नहीं बचने वाली है, लेकिन लिटिल गर्ल फैमिली सोर्ड को भी आसानी से तोड़ देती है, जिसकी वजह से वह बुजुर्ग इंसान सदमे में पहुंच जाता है और उसकी डेथ हो जाती है और वह सब लिटिल गर्ल से जान की भीख मांगने लगते हैं। इसके बाद वे दोनों उन सबको माफ कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब लिटिल गर्ल थोड़ी मैच्योर हो गई होती है और वह अपने हस्बैंड के साथ होती है। उनकी एक हैप्पी एंडिंग और कोजी मोमेंट के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है।